जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य की। बात करेंगे मगध साम्राज्य में विभिन्न वंशजों ने राज किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, उसका अंतिम राजा कौन था और किस प्रकार से इस वंश को प्रीतहंता वंश कहा जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने संपूर्ण बातें जानी थी। वह वीडियो हमारे YouTube चैनल पे है। हमारे YouTube चैनल पे नियमित रूप से बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद में एक झलक देख लेते हैं हम लोग हर्यक वंश के बारे में। शॉर्टकट में देखेंगे। संस्थापक जो था उसका कौन था? बिंबिसार था। संस्थापक उसका बिंबिसार था। उसका बेटा हुआ अजातशत्रु का बेटा था उदयन के 3 बेटे थे, जिसका तीसरा था नागदशक। पहला अनिरुद्ध था, दूसरा का नाम मुंडक था। नागदशक को पुराणों और कथाशोक में इसे दर्शक नाम दिया गया है और इसी दर्शक का हत्या करके, यानी कि नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं, जिनका नाम था शिशुनाग नागदशक की हत्या करने के बाद गद्दी पे आते हैं और मगध की धरती पे बैठते हैं और नाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक राज करता है मगध की गद्दी पे। संस्थापक इसके थे शिशुनाग, जो नागदशक की हत्या करके इन्होंने अपने गद्दी हथियाया था और कार्यकाल इनका रहा है शिशुनाग का 412 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व तक। जो इन्होंने राजधानी स्थापित की थी वो वैशाली में की थी। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नागदशक के पहले उदयन पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाया था। गंगा और सोन नदी के संगम के बीच में यहाँ पे किला बनवाया था और वही किला पे अपना पाटलिपुत्र, यानी कि वर्तमान में पटना, वहां अपने इन्होंने राजधानी बनाया था। लेकिन शिशुनाग को लगा कि वहां अच्छा नहीं है, इसीलिए इन्होंने वैशाली अपना राज्य बना लिया। और क्या था, सबसे बड़ी बात थी शिशुनाग की कि इन्होंने अवंती राज्य को जीत लिया। अब अवंती राज्य को इन्होंने जीता, फिर वैशाली को अपना राजधानी बनाया। धीरे धीरे ऐसा चलता गया। फिर दूसरा शासक हुए कालाशोक, जो नागवंश के ही अंतर्गत आते हैं, जिनका उपनाम काकवर्ण है। काकवर्ण का अर्थ होता है कि काला शरीर या फिर काले शरीर, काला शरीर के समान। 394 ईसा पूर्व से लेकर के 366 ईसा पूर्व तक कालाशोक रहे। कालाशोक को भी बौद्ध धर्म के प्रति बेहद अच्छा माना जाता है और यह राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र फिर से बना लिया। याद रखिएगा कि शिशुनाग वंश में प्रथम जो संस्थापक थे शिशुनाग, उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी और कालाशोक आते आते पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाता है। कारण इसका यह था कि जब यह कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन करवा रहा था वैशाली में, ये तो याद रखेगा कि पहला बौद्ध संगीति का आयोजन सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति का आयोजन किसके नेतृत्व में? अजातशत्रु के नेतृत्व में। वो भी महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर सप्तपर्णी गुफा में पहला बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जो उस समय राजगृह या फिर ब्रजगृह या फिर वर्तमान में राजगीर के अंतर्गत आता है, वहां किया था। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था, जिसके जो कालाशोक के नेतृत्व में किया गया था। तो याद रखिएगा एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इतना याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में करवाया गया था अजातशत्रु के नेतृत्व में, दूसरा बौद्ध संगीति करवाया गया था कालाशोक के नेतृत्व में, यह वैशाली में करवाया गया था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति करवाया गया था। अब यहाँ से शुरू हो जाती है कालाशोक के डर की। कालाशोक सोचता है, यहीं से वह परिकल्पना करता है आधुनिक विश्व की। वह कल्पना करता है कि आधुनिक विश्व में हमारा जो समाज होगा, जो हमारा नागवंश होगा, वो आगे चल करके आधुनिक विश्व का निर्माण करेगा। यहाँ क्या होता है कि जब वैशाली में वह बौद्ध संगीति करवा रहा होता है, तो उस समय क्या था कि बौद्ध धर्म के बहुत सारे प्रचारक हो चुके थे। महात्मा बुद्ध जगह जगह जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में लगे थे। यहाँ तक कि क्रूर शासक माना जाने वाला अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म के प्रति उसको प्रेरणा मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने राजगृह में स्फूत का निर्माण करवाया था और साथ ही साथ वहां पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था। तो यहाँ पे जैसे विद्वानों को पता चला कि कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में करवाने जा रहा है, तो कई शिक्षक, उससे गुरु और कई विद्वान लोग भी आए थे, जिससे
कलशों को डर सताने लगा। डर यह था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के वैशाली के क्षेत्र में आता है, देश विदेश के लोग आएंगे, अनेकों लोग आएंगे, मित्र देश के हों चाहे दुश्मन देश के हों, चाहे वह मगध के दुश्मन देश हो चाहे मगध के मित्र देश हो, सभी देशों के विद्वान लोग यहाँ पे आएंगे। तो उसको यह डर सताने लगा कि कहीं न कहीं वैशाली राज्य में, जो वैशाली राजधानी में आते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं मगध की कमजोरियों को पता चलेगा और यह क्या होगा, हमारे देश के लिए खतरा होगा। क्योंकि अजातशत्रु अपने गुप्तचर बर्षकार को, अजातशत्रु उसका गुप्तचर का नाम था बर्षकार, काफी भरोसेमंद व्यक्ति था। अजातशत्रु अगर किसी पे भरोसा करता था तो अपने पुत्र से ज्यादा इस बर्षकार पे भरोसा करता था, क्योंकि बर्षकार के मदद से ही उसने वैशाली में तबाही मचा दी थी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से वह वैशाली के पीछे पागल था, अम्रपाली के पीछे पागल था। उसी तरह अजातशत्रु का गुप्तचर बर्षकार जो वैशाली में पता लगाने गया था कि वैशाली में वाकई वहां की राजा जो है शक्तिशाली है कि नहीं है, इसी प्रकार कलशों को डर सताने लगा कि कहीं न कहीं किसी दुश्मन देश के लोग आकर के हमारे यहाँ गुप्तचर का काम करेंगे और जो हमारी यहाँ की खुफिया जानकारी है उसे लीक कर देंगे। इस बात से वह क्या करता है कि वो वैशाली को क्या करता है कि वो सांस्कृतिक राजधानी या फिर धार्मिक राजधानी कह सकते हैं, इसको घोषित कर दिया। और जो मुख्य राजधानी जहां पे वो स्वयं रहता था, उसके मंत्री रहते थे, उसके सेना रहते थे, उनके सेनापति रहते थे, राज्य के तमाम मंत्री रहते थे, उनको क्या किया कि पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। तो इस प्रकार प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि कालाशोक के समय जो धार्मिक राजधानी या फिर सांस्कृतिक राजधानी थी वह वैशाली थी और मुख्य रूप से राजधानी थी वह पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान में पटना थी। तो यहीं पे क्या होता है कि यह जो शिशुनाग वंश का कार्यकाल रहा है यह ज्यादा नहीं रहा है, इसीलिए इसमें सबसे अंतिम राजा होते हैं नंदीवर्धन, जो एक अयोग्य किस्म के थे और इनकी हत्या उनके ही सेनापति महापद्मनंदन के द्वारा कर दी जाती है। और बाद में महापद्मनंदन नंद वंश की स्थापना करते हैं और नंदीवर्धन की हत्या के बाद वह नंद वंश का स्थापना करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाद में ये सब चीजें हैं, शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। इसमें प्रश्न आते हैं कि शिशुनाग ने किस शक्तिशाली राज्य पे विजयी पाई, तो वह था अवंती राज। अवंती राज को अजातशत्रु चाह करके भी न जीत सका, उदयन ने भी कोशिश की लेकिन नहीं जीत सका और अवंती राज के डर से ही अजातशत्रु ने पूरा किलाबंदी करवाया था राजगृह के चारों तरफ। और उसके बाद से शिशुनाग आते हैं तो अवंती राज को जीत लेते हैं। कालाशोक आता है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाता है, राजधानी यह वैशाली से पाटलिपुत्र करता है, वैशाली को धार्मिक राजधानी के रूप में घोषित करता है और बहुत सारा कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पे नंद वंश आते हैं, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंदन जो कि नंदीवर्धन के हत्या करने के बाद नंद वंश का स्थापना करते हैं। तो नंद वंश के बारे में हम लोग आइए पूरे विस्तार से जानते हैं। शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश। नंद वंश में यह है कि यहाँ पे नंदीवर्धन की हत्या उनके ही सेनापति महापद्मनंद के द्वारा कर दी जाती है, जो एक शूद्र दासी पुत्र था यानी कि नीची जाति वाला था। और यहाँ पे क्या होता है कि नंदीवर्धन की हत्या कर दी जाती है क्योंकि नंदीवर्धन एक अयोग्य शासक था जिसके पास शासन चलाने के लिए उतनी हुनर नहीं थी जितना होना चाहिए, जिस वजह से उनके ही सेनापति महापद्मनंदन ने इसकी हत्या कर दी। अब महापद्मनंदन जब गद्दी पर आता है, महापद्मनंदन जब गद्दी पे आता है तो यह क्या था, तो पहले से क्षत्रिय विरोधी था। अपने नाम के आगे इन्होंने उपाधि लगा दी थी सर्व क्षत्रांक, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, चारों तरफ नाश करने वाला। वह क्या होता था कि वह इतना विरोधी था, वह कहता था कि ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण पहले के थे और राजपूत थे, तो राजपूत जो समझते थे अपने आप को राजा समझते थे कि राजपूत कुल में पैदा हुए तो राजा हम बनेंगे, और वो ब्राह्मण का काम था भिक्षा लेना और शिक्षा देना। तो इससे बेहद नाराज हुआ करता था महापद्मनंदन, क्योंकि शूद्रदासी पुत्र था। वह बोलता था कि मैं योग्य हूं एक राजा लायक, लेकिन मैं राजा नहीं बन सकता क्योंकि मैं राजपूत का औलाद नहीं हूं। जिस वजह से उन्होंने नंदीवर्धन की हत्या कर दी। और नंद वंश का जो कार्यकाल रहा है 344 से 322 ईसा पूर्व तक रहा है। हत्या के बाद गद्दी पे बैठता है, नंद वंश का स्थापना करता है। पुराणों के अनुसार उग्रसेन को ही महापद्मनंदन कहा गया है और इसी के यह 8 पुत्र थे, जिसमें से पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल,
गोपी पसाड़, दस सिद्धक, कैवर्त और धानानंद। धानानंद के बाद से यहाँ नंद वंश समाप्त हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि महापद्मनंदन उग्रसेन पुराणों में क्या करता है कि इसकी उग्रसेन पुराणों में नाम वर्णित है महापद्मनंदन का, और उपाधि यह मिला गया था इसका सर्वक्षत्रांक अपने आप को कहता था। और क्या था कि इसमें कलिंग विजयी किया इसने। कलिंग एक राज्य था जो वर्तमान में भी उड़ीसा के अंतर्गत आता है, और कलिंग विजयी के बाद इन्होंने अपने नाम के आगे एकराट लगा दिया, यानी कि विश्व में एक ही राजा है जिसका नाम एकराट के नाम से जानने लगा, यानी कि एक ही राजा। इन्होंने क्या किया कि कलिंग युद्ध जीतने के बाद वहां नहर खुदाई करवाई, और वहां से उन्होंने क्या किया कि जैन प्रतिमा लाया, वहां से कई मूर्तियां लाया जैन धर्म की। और क्या किया कि यहाँ पे कलिंग के जो शासक थे खारवेल ने अपने एक अभिलेख लिखे जिसका नाम हाथी गुम्फा था। कलिंग के शासक के द्वारा लिखा गया अभिलेख का नाम था हाथी गुम्फा। कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि कलिंग विजयी करने के बाद महापद्मनंद जब वहां से आते हैं तो अपने साथ किस धर्म की प्रतिमा लेकर आते हैं। तो वह क्या करता है, जैन धर्म की प्रतिमा लेकर आता है, जो कलिंग के शासक खारवेल के अभिलेख में, यानी कि अभिलेख का नाम हाथी गुम्फा था, उस अभिलेख में यह वर्णित है कि जब कलिंग विजय कर जाता है महापद्मनंद तो वहां से क्या करता है कि वह हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णित है कि वह क्या करता है कि जैन धर्म की प्रतिमा लेकर आता है। और इसके मित्र थे, यानी कि महापद्मनंद के मित्र थे जिनका नाम था व्याकरणाचार्य पाणिनि। तो इनमें क्या था कि काफी हुनरमंद व्यक्ति थे, जैसे सबके गुरु होते हैं वैसे भी इनके भी गुरु माने जाते हैं, लेकिन ये मित्र थे। कलिंग को देखें, कलिंग को जितना इसलिए जरूरी हो जाता था कि कलिंग क्या था, उड़ीसा के अंतर्गत अभी वर्तमान में आता है, और पहले क्या था कि मगध के क्षेत्र में ही आता था। इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ये मैप है, तो इसमें क्या था, यहाँ पे कलिंग था और क्या था, यहाँ पे मगध था। तो मगध को ऐसे क्या था कि यहाँ पे मगध पे तो इसने बिंबिसार ने स्थापना किया, बिंबिसार के बाद वहां पे आते हैं शिशुनाग वंश, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अवंती राज को जीता और धीरे धीरे इतना बढ़ाया, और इसने क्या किया था कि महापद्मनंद ने यहाँ की कलिंग तक जीत गया था। और कलिंग को जीतना इसलिए जरूरी था क्योंकि कलिंग में क्या था कि जंगल बहुत थे और वहां की लकड़ी जो थी काफी कीमती थी, महलों में बनाने के लिए काफी उपयोगी थी, जिस उद्देश्य के कारण कई राजाओं ने कलिंग पे आक्रमण किया और कलिंग को जीता भी। लेकिन महापद्मनंदन ने कलिंग को पूर्ण रूप से जीता और वहां पे क्या किया था, मेन बात यह था कि वह अपनी सेना में नंद वंश में हाथियों की संख्या बढ़ाना चाहता था, जिस वजह से कलिंग पे आक्रमण किया, कलिंग को पूरी तरीके से जीता, हाथियों की संख्या में वृद्धि किया और साथ ही साथ लकड़ियों की जो संख्या थी इसमें भी वृद्धि किया ताकि हम महल बना सके और कहीं अच्छी तरीके से वहां पे महल बनाए ताकि वह टिकाऊ रह सके। उसके बाद से क्या करता है, तो इसका अभिलेख तो हाथी गुम्फा में था ही कि वह जैन धर्म का लेकर आता है। यहाँ तक तो ठीक था, 7वें 8वें वर्ष तक तो आराम से चलता गया, लेकिन बात आया धानानंद का। धानानंद जो कहा जाए कि यह नंद वंश का आखिरी राजा अपने आप से, मतलब कि यह अगर योग शासक रहता तो नंद वंश और आगे चलता, लेकिन यह अयास किस्म का राजा था। यह उस विचारधारा से चलता था कि हमारे बाप दादाओं ने इतनी शोहरत, इतनी दौलत दे रखी है कि मगध का सीमा पूरा इतना बढ़ा चुका है कि कलिंग से लेकर के इधर तक झारखंड से लेकर के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां तक इसके पिता ने यहाँ पे क्या किया था, पूरा बढ़ा के रख दिया था। कौन? महापद्मनंद ने। तो इसको बहुत अहंकार था। अहंकार इसलिए था क्योंकि इसके पास कई इतिहासकार मानते हैं कि 6000 हाथियों की फौज थी, 20,000 घुड़सवार हुआ करते थे यानी कि घोड़ों की फौज, और लगभग 2 लाख पैदल सैनिकों का इनके पास क्या था, सैनिक थे। 2 लाख पैदल सैनिक थे। इस अहंकार में यह चूर था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, कोष भी था, यह भी कमी नहीं थी, इसके पास बहुत सारा धन दौलत था, जिस वजह से यह अयास किस्म का इंसान बन चुका था। धनानंद काफी शराब पीता था, मदिरा पान करता था और हमेशा नृत्य में व्यस्त रहता था। नृत्यांगनाओं के साथ अपने महल में नृत्य करवाया किया करता था। इसी दौरान क्या होता है कि सिकंदर का आक्रमण हो जाता है, भारत की तरफ अग्रसर होता हुआ यूनान से आता है, मेसोडोनिया यानी कि
मकदूनिया नाम अभी मैसेडोनिया हो चुका है, मकदूनिया से आता है और मकदूनिया से जीतते हुए वो अखंड भारत की तरफ बढ़ता है। अखंड भारत की तरफ आते आते वह पहुंच जाता है तक्षशिला की धरती पर, जहां अम्बी आत्मसमर्पण कर देता है और सिंधु प्रांत के पे आता है। वहां पे पंजाब के राजा पोरस थे, पोरस के साथ युद्ध होता है और युद्ध के दौरान ही उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे पोरस की हार हो जाती है। यह धीरे 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 और उसी दौरान तक्षशिला में थे, तक्षशिला में गुरु जिनका नाम था चाणक्य, उस समय तक्षशिला में थे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि यह धनानंद को बात समझ नहीं आती है और यह अपने अयास किस्म के राजा की श्रेणी में तो आता ही था और यह अपने अयासी में दिन रात लगा ही रहता था। धनानंद शराबी था, अहंकारी था, नाच गाने में दिलचस्पी रखता था, नृत्यांगनाओं के साथ दिन भर नाच गाने में लगा रहता था। सिकंदर का हमला भारत के ब्यास नदी के तट पर पहुंच जाता है, यह दोनों राजाओं को हरा करके। धीरे धीरे क्या करता था, नंद वंश के जो शासक थे, नंद शासक, यह जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। याद रखिएगा, जब भी परीक्षा में पूछा जाए कि नंद शासक या फिर नंद वंश किस धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। और जैन धर्म के जो धनानंद के जैन अमात्य थे, जैन अमात्य मतलब मंत्री होता है, इसके मंत्री थे, स्पेशल मंत्री रखवाया था और इसके मंत्री का नाम था। और इसमें से नंद वंश में जो विद्वान हुए हैं उन विद्वानों का नाम था, नंद वंश में अमात्य मतलब मंत्री होता है और उसके मंत्री थे सटकाल और स्थूलभद्र जो जैन धर्म को मानते थे। नंद वंश में जो विद्वान हुए थे उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन, ये तीनों विद्वान थे जो नंद वंश के थे। लेकिन क्या था कि नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद नशे में इतना चूर रहता था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। धीरे धीरे सिकंदर अखंड भारत की सीमा की तरफ बढ़ता जा रहा था। धनानंद को कोई चिंता नहीं थी। धनानंद सिर्फ इस बात में था कि हमारे पास बहुत सारी सेना है, हम कभी भी युद्ध जीत सकते हैं। धीरे 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 सिकंदर अपनी सेना को लेकर के यहाँ चले आता है और दिलचस्प बात यह हो जाती है कि जब यह सिकंदर अपनी सेना के साथ तक्षशिला की धरती पर आता है, अब भी वहां का आत्मसमर्पण कर देता है जो तक्षशिला का राजा था। और पंजाब में यानी कि सिंधु प्रांत के पंजाब का राजा पोरस के साथ युद्ध होता है और पोरस यहाँ पे इससे युद्ध करता है, जहां यह हार जाता है, पोरस हार जाता है और यही उसकी दोस्ती हो जाती है दोनों में, सिकंदर सिकंदर और पोरस से सिकंदर की पत्नी इतना प्रभावित होती है। सिकंदर की पत्नी का नाम था रेक्सोना। सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना था। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा पढ़ने को रुखसाना मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको रुखसाना मिल जाएगा, लेकिन रेक्सोना नाम उसका था, सिकंदर की पत्नी था। सिकंदर की पत्नी काफी खूबसूरत थी, पोरस से काफी प्रभावित हुई। बाद में क्या हुआ कि सिकंदर ने कहा कि इसको राखी बांधो। पोरस को राखी बंधवाता है सिकंदर, किसके द्वारा? रेक्सोना के द्वारा या फिर रुखसाना के द्वारा। रुखसाना राखी बांधती है पोरस के हाथों पे और यह प्रश्न बन जाता है, कई बार प्रश्न पूछ दिया है कि पोरस को राखी किसने बांधा था, तो वह थी सिकंदर की पत्नी रेक्सोना, जो काफी सुंदर थी। उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे तीनों मिलकर के ब्यास नदी पे आ जाते हैं। पोरस नहीं चाहता था कि हम अपने सीमा में क्या करें कि हम दूसरे राजा को आने दें, लेकिन क्या करें, लाचार था, हारा हुआ राजा था, न घर का न घाट का था। सिकंदर जैसे बोलता वैसे उसको कहना था। रेक्सोना ने राखी बांधा पोरस की कलाई पे। धीरे धीरे ब्यास नदी के करीब आते हैं, लेकिन ब्यास नदी के आने से पहले उनको क्या होता है कि वह दोनों में क्या होता है कि यहाँ पे जनजातीय युद्ध होता है। जो जनजाति यहाँ पे मिलते हैं उन जनजातियों का नाम था ग्लैक्निकाय व कठ जनजाति। ये क्या था, ये दोनों तीर विद्या में यानी धनु विद्या में काफी माहिर थे और कहा यह जाता है, कई इतिहासकार बताते हैं कि इन्हीं के तीर से घायल हुआ था सिकंदर, जो काफी प्रभावित। और उसके यहाँ पे जो कवच लगा रहता है, कवच को भेद करके यह
उसका तीर लगा था और घायल हुआ था। इसी दौरान धीरे धीरे यह ब्यास नदी पे आता है। काफी मुश्किलों के सामना करने के बाद यहाँ पे जीतता है, धीरे धीरे ब्यास नदी पे आता है और ब्यास नदी पे आने के बाद वह मगध की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। देखिए मगध क्या था, सुरक्षित राज्य था। एक तरीके से देखा जाए तो मगध काफी सुरक्षित राज्य था। यहाँ पे क्या था, बंगाल की खाड़ी थी और ये पश्चिम और उत्तर यानी कि पश्चिमोत्तर भाग जो था अशांत था और इसी भाग से आता क्या था कि मगध था। काफी विस्तार हो चुका था मगध का। तो यहाँ पे क्या हो चुका था, यहाँ तक आ चुका था। अभी वर्तमान भारत की बात करें तो अभी वर्तमान भारत के नक्शे के हिसाब से सिकंदर भारत पे हमला नहीं किया, लेकिन अखंड भारत की बात की जाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात की जाए तो वह भारत में हमला कर चुका था। यानी कि वह तक्षशिला और पंजाब की धरती तो अपने क्षेत्र में ही आती थी उस समय। तो एक तरह से वो अखंड भारत पे तो कब्जा कर ही लिया था, आक्रमण कर ही लिया था, लेकिन वह अभी के विभाजित भारत की बात की जाए तो वह हमला नहीं किया था। तो इसमें क्या था कि यहाँ तक तो हमला कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्यास नदी के तट पर यह युद्ध की रणनीति बनाने लगा। यहीं पे तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करते थे चाणक्य, गुरु चाणक्य, जिनके पिता का नाम गुनी था, जिनको गुनी पुत्र चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य के 3 नाम थे, याद रखिएगा, चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। यह तीनों एक ही नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। यह तीनों एक ही के नाम है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि विष्णुगुप्त कौन थे। विष्णुगुप्त के बात सुनकर के कई बच्चे गुप्त वंश में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विष्णुगुप्त ही चाणक्य का नाम था। विष्णुगुप्त ही चाणक्य का नाम था और कौटिल्य भी चाणक्य का नाम था। सामान्यतः 2 नाम सुप्रसिद्ध हैं और लोग जानते हैं, चाणक्य और कौटिल्य। चाणक्य के पिता का नाम गुनी था और उनके पिता भी बहुत विद्वान थे। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करते थे, जहां बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे। जब उनको पता चला कि सिकंदर ब्यास नदी के तट पे आ चुका है और तक्षशिला के राजा अंभी और पंजाब के राजा पोरस उनसे युद्ध में हार गए हैं। पोरस ने तो युद्ध किया था, अंभी आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद वो धनानंद के पास आते हैं और धनानंद के पास आते हैं, यहाँ मगध में सीधा घुसकर चले आते हैं और राज दरबार में आते हैं। वहां पे उस समय धनानंद नशे में चूर था और नृत्यांगनाओं का नृत्य देख रहा था, यानी कि नाच प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे नाच देख रहा था। धनानंद मदिरा पान करने में माहिर था, वह मदिरा में लीन। जब वह चाणक्य जाते हैं उनके पास, कहते हैं महाराज धनानंद, हमारे मगध को बचा लीजिए, आप ही ऐसे राजा हैं जो सिकंदर से मुकाबला कर सकते हैं। शराब में लीन धनानंद कहता है कि अरे वो क्षुद्र ब्राह्मण, तुम्हारी इतनी औकात कैसे हुई कि तुम हमारे दरबार में चले आए। और उसने चोटी पकड़ करके चाणक्य को अपने सेना के द्वारा महल के बाहर फेंकवा दिया। चाणक्य इस बात को अपने सीने में दबाए वही प्रतिज्ञा लेते हैं महल के बाहर। कहते हैं धनानंद, अपनी चोटी को मैं तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हें सत्ता से उखाड़ के नहीं फेंकूंगा। बदले की भावना लिए हुए तक्षशिला की धरती पे आते हैं, अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त से कहते हैं कि हे चंद्रगुप्त, तुम्हें सिकंदर से मुकाबला करना होगा, तुम्हें सिकंदर को मारना होगा। और यह बात नहीं बताते हैं कि धनानंद ने हमारी इतनी बेइज्जती की कि हमारी शिखा खुल गई, यानी कि जो चोटी बांधते थे उन्हें शिखा बोला जाता है, उसकी शिखा खुल गई। और एक गुरु के लिए सबसे बड़ा अपमान का काम होता था उस समय ब्राह्मण का कि उसकी कोई बाल पकड़ ले, शिखा खोल दे। काफी अपमानित हुए थे चाणक्य। कहते थे कि हमने इतने लोगों को शिक्षा दी है, लेकिन इसके जैसा अहंकारी और घमंडी राजा आज तक नहीं देखा। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा देना शुरू किया। प्रिय शिष्य थे उनके चंद्रगुप्त। सिकंदर की सेना के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। ब्यास नदी के तट पर वह सेना को मनाने में लगा था कि मेरे जवानों आगे बढ़ो, मेरे जवानों आगे बढ़ो, बस मंजिल 4 कदम पे है।
हमें मगध को जीतना है, मगध को जीत लिया तो समझ जाओ हम पूरी दुनिया को जीत गए। क्योंकि उस समय लगभग सिकंदर को महान सिकंदर क्यों कहा जाता है, विश्व विजेता क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग जितने देश उस समय खोजे जा चुके थे, जिनके लोग नाम जानते थे, सब पे सिकंदर ने आक्रमण करके जीत लिया था, जिस वजह से उसे विश्व विजेता कहा जाता है। अगर भारत के मगध साम्राज्य को अगर जीत लेता सिकंदर तो लगभग वह विश्व विजेता बन गया होता। लेकिन मगध की धरती पे ऐसे वीर पैदा हुए हैं जो दुश्मन को रोकने के लिए एक से एक कदम बढ़ाए हैं। जैसे पोरस ने उनके साथ मुकाबला किया, तभी सिकंदर को लग गया था कि हमें भारत के लोगों से, भारत के राजाओं से हमें एक उच्चतम स्तर का युद्ध लड़ना चाहिए। चाणक्य क्या करते हैं, चाल चलना शुरू कर देते हैं। उनको पता था कि सिकंदर अगर मगध की गद्दी पे आता है, बैठता है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर के साथ साथ कई राजाओं की सेना, कई राज्यों की सेना उसके साथ आई हुई है। और यहाँ पे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने क्या किया, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। यहाँ पे चाणक्य और चंद्रगुप्त क्या करते हैं, सिकंदर की सेना में शामिल हो जाते हैं और अफवाह फैलाना शुरू कर देते हैं कि जो भी व्यास नदी को पार करके मगध की सीमा में जाता है वह मर जाता है, क्योंकि वहां पे दैवीय शक्ति है, वह देवताओं का देश है भारत। तो यहाँ पे क्या होता है कि यह जैसे ही सिकंदर को पता चलता है, वो कहता है कि कोई कुछ नहीं होता, कोई देवी देवता कुछ नहीं होता, हम अपनी सेना को भेजेंगे और मगध को जीतेंगे। धीरे धीरे आते हैं और यहाँ पे अपनी सेना को भेजता है, 10-20 टीम बना करके भेजता है और वो मगध की सीमा पे आते हैं और फिर जाते हैं वहां पे व्यास नदी के पास जहाँ पे सिकंदर रहता है। फिर उनकी 10-20 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से उसकी सेना में काफी मतलब कि मतभेद हो जाता है। सिकंदर का कोई बात नहीं मानता है और सिकंदर को अकेले छोड़ करके वो जाने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ सिकंदर की सेना सिंधु नदी पे 2 भागों में बढ़ जाती है। जल सेना का नेतृत्व यानी नौसेना का नेतृत्व करने वाला जो नौसेना का अध्यक्ष था नियारकस, और थल सेना का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर या उसको सिकंदर का पूरा नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट निकेटर। तो यहाँ पे क्या था, नियारकस क्या था, अपनी सेना के साथ लेकर के जल मार्ग के साथ चला गया। नियारकस क्या था, जहाज पानी का जहाज बनाता था। और थल सेना के सेल्यूकस थे, सेल्यूकस निकेटर। इनको इस बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, और भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि वह क्या था, तो यह यूनान का था और यूनान में ये सब चीज मान्यता है तो थी नहीं। तो यह विश्वास रखता था कि कहीं ना कहीं यह छल किया जा रहा है सिकंदर के द्वारा। भले सिकंदर अपनी सेना की बातों में आकर के वो वापस चला जाता है। सेल्यूकस के जगह पे कहीं कहीं क्रेटेरस भी लिखा रहता है, थल सेनापति यानी कि स्थल सेना का नेतृत्व करने वाले क्रेटेरस भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पढ़िएगा तो मिलेगा क्रेटेरस। और सेल्यूकस निकेटर और एलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर निकेटर, ये सिकंदर का पूरा नाम था। थल सेना का नेतृत्व कर रहा था सेल्यूकस निकेटर। स्थल मार्ग से जाता है, कहीं कहीं आपको क्रेटेरस भी पढ़ने को मिलेगा। सिकंदर का आक्रमण किया जाता है। सिकंदर आक्रमण करने का क्रम था उसका आस्पोसियोई, उसके बाद निशा, उसके बाद अस्त्रावक, उसके बाद अम्बी, उसके बाद हिंदुकोश, उसके बाद पोरस पे आक्रमण करते हुए सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट निकेटर, उसने क्या था, मकदूनिया, मैसेडोनिया, यूनान, ग्रीक, इतना नाम आप सुनिए कि यहाँ पे मकदूनिया, मैसेडोनिया, यूनान, ग्रीक, ये सब एक ही है। जैसे कि भारत में भी कई नाम हैं एक ही में आते, तो वैसे सब एक ही में आते थे, मकदूनिया, मैसेडोनिया। क्या हुआ था कि इसमें मकदूनिया, मैसेडोनिया, यूनान, ग्रीक। सिकंदर क्या किया था कि 2 शहर बसाया था यहाँ पे। जितना दिन तक वह रहा था, झेलम नदी के तट पे युद्ध हुआ, जिसे हम लोग बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। वह वैदिक काल में झेलम नदी को बितस्ता नदी कहा जाता है। बितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीड युद्ध इसे कहा जाता है। इतना याद रखिएगा, हाइडेस्पीड युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूनानी भाषा में उसे बितस्ता को हाइडेस्पीड युद्ध कहा जाता है। यहाँ पे धीरे धीरे सिकंदर तो ये तो आगे बढ़ता गया और 326 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत में हमला किया था, यानी कि अखंड भारत में हमला किया था, जिसकी पत्नी का नाम रेक्सोना, या फिर कहीं कहीं आपको रुक्साना मिल जाएगा पढ़ने को, या फिर बैक्ट्रिया मिल जाएगा आपको पढ़ने को। धीरे धीरे इन लोगों ने आक्रमण करना शुरू किया और
इराक में बेबीलोन आता है और बेबीलोन की धरती पे ही 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। सिकंदर जब बेबीलोन की धरती पे पहुंचता है यानी इराक पे पहुंचता है तो उसके पेट में अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है। कई लोग बताते हैं, कई इतिहासकार बताते हैं कि उसे मस्तिष्क ज्वर था, यानी कि ज्वर बुखार यानी कि दिमागी बुखार था। कई लोग बताते हैं कि उसके पेट में दर्द हुआ जिस वजह से बेबीलोन में मर गया। कई इतिहासकार बताते हैं, यहाँ पे इतिहास दो धाराओं में बट गया, इतिहासकार दो धाराओं में बट गए। कई इतिहासकार बताते हैं कि चाणक्य की नीति के द्वारा सिकंदर मर गया, उसमें भी 20 कन्याओं का प्रयोग किया गया था चाणक्य के द्वारा। लेकिन कई इतिहासकार बताते हैं कि वह युद्ध में घायल हो चुका था, जिस वजह से किसी भी इतिहासकार में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन सिकंदर मर गया तो मर गया और बेबीलोन की धरती पर 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। बेबीलोन इराक में आता है और सिकंदर ही दुनिया का इकलौता ऐसा राजा रहा है या फिर वैसा पुरुष रहा है जिसका जन्म, मरण व दफन 3 अलग अलग प्रांतों में हुआ है। जन्म उसका हुआ था मकदूनिया, जो फिलहाल यूरोप के अंतर्गत आता है, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। यूरोप में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका मरण हुआ था बेबीलोन में, जो अभी फिलहाल एशिया के अंतर्गत आता है, एशिया में आता है। और दफन उसका हुआ था अफ्रीका में, सिकंदरिया में, अफ्रीका सिकंदरिया में। सिकंदर यहाँ से जाने से पहले वह झेलम नदी के तट पर 2 शहर बसाया था। एक यहाँ पे क्या हुआ कि जब बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में, तो उसका घोड़ा भी हार्ट अटैक से मर गया, जिस घोड़े का नाम था बुकेफाला। उसके घोड़े का नाम था बुकेफाला। और उसी के वह अपने घोड़े से इतना प्यार करता था कि जब वह झेलम नदी पर युद्ध जीता तब वहां पे एक बुकेफाला नाम का शहर भी बसा दिया था। अपने घोड़े से इतना प्रेम करता था वह। झेलम नदी यानी कि बितस्ता नदी के पास था। बुकेफाला अपने घोड़े से प्यार करता था, घोड़े के नाम से बताया था। निकाया नगर, निकाया नगर यानी कि विजयनगर, वह पोरस के साथ युद्ध में जीता था, जिसके विजय स्मृति के उपलक्ष्य में विजयनगर या फिर निकाया नगर उसने बसाया था। धीरे धीरे सिकंदर गया, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यहाँ पे धनानंद, अब सिकंदर तो भारत से वापस चला गया, अब बच गए धनानंद। धनानंद की हत्या किस प्रकार हुई हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और धनानंद की हत्या के बाद मौर्य वंश का स्थापना हुआ। और सबसे पहले यहाँ पे एक बात चीज जान लेते हैं कि यहाँ पे मगध साम्राज्य पे आक्रमण आखिर होता क्यों नहीं था। पहली बात, यहाँ पे जो मगध की सीमा थी, उस समय सीमा की बात की जाए तो मगध साम्राज्य बहुत ही विशाल साम्राज्य था। इधर तो बंगाल की खाड़ी थी और इधर हिमालय था और बचा खुचा ये राज थे, तो इधर के ही राज थे आक्रमण करने वाले। बाकी यहाँ पे मगध की सेना इतनी थी कि अगर कोई इधर से आक्रमण करने की सोच रहा है तो इधर से अटैक कर सकती थी, इधर से अटैक कर सकती थी। तो यहाँ पे क्या था, देखिए, जब भी यहाँ पे कोई राजा हुए हैं, बिंबिसार भी हुआ था, तो अपनी राजधानी राजगीर रखा था। राजगीर जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, 5 पहाड़ियों से घिरी होने की वजह से दुश्मन देशों के राजाओं ने कई बार आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन 5 पहाड़ियों को घेरने की वजह से वह किला एक अवैध किला का रूप धारण कर चुका था। धीरे धीरे उदयन आया। उदयन सोन नदी और गंगा नदी के संगम पे वहां पे एक किला बनवाता है, राजधानी वहां पे अपना घोषित करता है, यानी कि पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना, वहां पे करता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि राजधानी करता है और सोन नदी और गंगा नदी के संगम पे, इधर से सोन नदी, इधर से गंगा नदी, इधर से भी दुश्मन नहीं आ सकता, इधर से भी दुश्मन नहीं आ सकता था। तो ये क्या करता था कि जल दुर्ग का काम करता था, यानी कि पानी दुर्ग, जल दुर्ग का काम करता था। पुनपुन नदी भी थी और यहाँ पे गंगा नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी। तो यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ थी और झारखंड का क्षेत्र भी उस समय आता था। वह राजगीर से ज्यादा दूर तो था नहीं। लौह अयस्क, खनिज ये सब चीज मिलती थी, जिसे हथियार बनाने में काफी आसानी थी। और राजगीर से ज्यादा दूर तो था नहीं। राजगीर अभी वर्तमान में अलग हो चुका है, लेकिन राजगीर के बाद से ही झारखंड बॉर्डर प्रारंभ होता है। जब आप भौगोलिक स्थिति का देखिएगा नक्शा, तो यहाँ पे क्या होता है कि राजगीर के प्रांत झारखंड से समीप में है। और राजगीर तो क्या था, मगध का राजधानी था और वहीं से झारखंड से क्या होता था, हथियार का आवागमन होता था।
धीरे धीरे जो गंगा के तराई क्षेत्र थे जो काफी उपजाऊ थे, वहां पे अनाज उपजाया जाता था और चावल कई कई किस्मों के चावल उपजाए जाते थे, जिससे बेचा भी जाता था और मगध की जनता काफी हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत भी कर रही थी। धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे धनानंद की हत्या हो गई सिकंदर और चाणक्य की नीतियों के द्वारा। धनानंद की बेटी ने ही बताया था कि धनानंद की जो गुप्त गुफा है वो कहाँ है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नियमित रूप से मैं लेकर आते रहूंगा आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेकर आते रहूंगा। और एक दिन वीडियो होगा जिस दिन मगध साम्राज्य का पूरा वीडियो समाप्त होगा, उस दिन अगला वीडियो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे और मगध से जितने भी क्वेश्चन बनने होंगे उतने क्वेश्चंस लेकर आएंगे और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।